ओके, ठीक है। तो आपने उस टाइम अपने बच्चे को साइड पे लेके जाना है, उस बच्चे से पूछना है वो क्यों नहीं स्कूल जाना चाहता है, क्या रीजन है। क्या उसको स्टडी में इशू आ रहा है, क्या स्टडी उसके लिए डिफिकल्ट है, कोई ऐसी दोस्त है जो उसको तंग करता है, क्या रीजन है। टीचर ने उसको कभी बुलिंग किया, क्लास में कोई उसको बुली करता है, वो सारी चीजें आप उससे रीजन पूछेंगे। फिर बहुत दफा करती है जब वो सारी चीजें आपने उससे पूछनी है, फिर आपने उसका कॉज ढूंढने की कोशिश करनी है। आपको जब कॉज पता चल जाएगा, तब फिर आप उसको मॉडिफाई करें अपने वे से, जिस वे में भी आप उसको कर सकते हैं। उसको इस बात के ऊपर लेके आए कि मैं उसके इस इशू को बेहतर करने की कोशिश करूंगी जितना मेरे लिए पॉसिबल हुआ। लर्निंग डिफिकल्टीज बाज औकात ये चीज होती है कि बच्चे जो है ना, वो इस इशू के साथ में भी होते हैं कि बच्चों को डिफिकल्टीज आती हैं अपनी लर्निंग में, उन्हें मसला होता है पढ़ने में। तो वो चीज़ें उनके लिए मुश्किल होती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत सारी जनरेट हो जाती है। बच्चा स्कूल में अच्छी नहीं ज़्यादा, यानी कि जैसे ही क्लास चेंज होती है तब भी ये चीज़ होती है कि जैसे ही क्लास चेंज हुई है तो बच्चे के साथ में इशू होता है, क्योंकि वो उसके लिए एक बर्डन बन जाता है। पहले चीजें उसके लिए माइनर होती हैं, अब जैसे ही बच्चा यानी कि 2 3 के बाद जो है वो 4 5 में या 6 में जाता है, तो वो उसकी यानी कि एकेडमिक स्किल्स जो है ना, लर्निंग में काफी ज्यादा इशू आते हैं। पहले वो पोजीशन होल्डर होता है, फिर बाद में वो पोजीशन होल्डर नहीं रहता है, क्योंकि उसको डिफिकल्टीज होती हैं। तो वहां पे हमें वे ऑफ लर्निंग जो है ना, या वे ऑफ टीचिंग जो है, उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। अब हम बच्चे को उस तरह से नहीं पढ़ाएंगे जैसे पहले पढ़ाते थे। बात अगर बच्चे को लर्निंग में इश्यूज आए ना, आपका बच्चा कहता है कि मुझसे वर्ड्स याद नहीं हो रहे हैं, अगर छोटा बच्चा है, जैसे उसको वो कहता है मुझे एप्पल के स्पेलिंग नहीं याद आते हैं, आपने उसके चंक्स कर देने। आप यानी कि एप्पल, APP, इसको कर दे, फिर LE, एप्पल। अब बच्चे के लिए जब 2 स्टेप्स में चीज बढ़ जाएगी, तो वो फिर उसको इजीली याद कर लेता है। जैसे मेरे पास एक बच्चा आता था, उसके लर्निंग इश्यूज थे। वो कहता था कि मुझसे छोटे क्वेश्चंस तो याद हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता है, लेकिन जब मैंने बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन याद होता है करना होता है तो वो मुझे याद नहीं होता है। अगर मैं याद कर लूं तो पेपर का टाइम में मैं भूल जाता हूँ। उसके लिए अब अगर 10 क्वेश्चंस को हम कंबाइन कर दें जो शॉर्ट होंगे, वो भी तो एक लॉन्ग के जितने ही बन जाते हैं, वो उसको याद हो जाती है। तो फिर उस बच्चे के पेरेंट्स को मैंने समझाया कि आप इसको 2 2 लाइंस या 3 3 लाइंस के साथ में याद करवाएं। 3 लाइन एक बार कर ली, फिर लिख लेगा, फिर दोबारा से करेगा, फिर लिख लेगा। तो इस तरह से उसका सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके अलावा बच्चे को मूड डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं बच्चे के। बच्चा, उसके मूड्स के टॉन्ट्रम्स आ रहे होते हैं, वो उसको शो कर रहा होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही होती है कि उसके पीछे रीजन क्या है। सेंसरी इनपुट प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ में होते हैं, उन बच्चों को बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर होता है हम बच्चों का बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के साथ में, जिनमें अग्रेशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वो बच्चे इस कदर जुनूनी हो जाते हैं कि लाइक दूसरे को तकलीफ देकर उनको खुशी मिल रही होती है। ऐसे भी बच्चे होते हैं। नॉर्मल पर्सन को नजर आएगा तो वो तो सोचेगा ये बच्चा इस कदर जुनूनी क्यों है, जबकि वो बच्चा डिसऑर्डर का शिकार होता है, और वो कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। उसमें यानी कि बच्चा बहुत ज्यादा अग्रेशन का मुजाहरा कर रहा होता है, जैसे किसी की जान लेना, किसी को दबोच लेना, बिल्ली को मारने की कोशिश करना, और उसकी तकलीफ से, चीखों से उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। तो ये चीजें, ये बिहेवियर्स बच्चों में पाए जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैंने पहले ही आपको स्टार्ट में बताया था कि आप अगर अपने बच्चों के सामने हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपके घरों के माहौल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपका बच्चा एक ऐसी जगह के ऊपर रहता है जहाँ पे सब लोग गुस्सा करते हैं,
तो बच्चा भी गुस्सा ही करेगा। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे के सारे बच्चे जो है वो ऑटोमेटिकली चीजें कोई भी जनरेट नहीं होती हैं। आप ये कहिए आपका बच्चा बिल्कुल ठीक था, बस अचानक से इतना ज्यादा गुस्सा करने लग गया, ऐसा नहीं होता। मेरे पास एक क्लाइंट आती हैं, वो यहाँ पे शायद है भी। उनकी ना, जब वो मेरे पास आई, वो अपने बच्चे को लेके आई और उसका बच्चा था 6 साल का। वो कहता वो आई उसकी मामा, मैंने कहा कैसी हैं आप? कहता ये ठीक नहीं है, ये हर वक्त मोबाइल देखती रहती हैं और ये दवाइयां खाती रहती हैं और फिर भी ठीक नहीं होती हैं। वो 6 साल का बच्चा मुझे इलेबोरेट कर कहता ये देख लें कितनी मोटी इनकी फाइल है। ये चीजें उसकी माँ ने तो नहीं ना सिखाई हैं। उसने देखा है अपनी माँ को ये सब कुछ, कि मेरी अम्मा की तबीयत दवाई खाने के बाद भी खराब रहती है, मेरी अम्मा डिस्टर्ब रहती है। हमारे बच्चे ये सारे के सारे बिहेवियर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे जरिए ना हमारे मोबाइल में आना शुरू हो जाता है और फिर ना एरोप्लेन जिस तरह में रहता है, फिर क्रैश हो जाता है एरोप्लेन। हाँ, ना करे तो फिर जान अपनी ये आप जो है ना अपनी वीडियो। ओके हो गया। चलें अब फिर आप अपने बच्चे को कैसे मैनेज करेंगी? मैंने तो वैसे साथ साथ में इलेबोरेट करती आई हूँ ताकि आप लोगों के लिए कोई इशू ना हो, लेकिन फिर भी मैं इसको इलेबोरेट करती हूँ। आपने कभी भी एक्शन का फौरन से रिएक्शन नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा गुस्से का मुजाहरा करता है, आपके बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, आपने रख के उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ नहीं मारना है। आपने ये काम नहीं करना। आपने ये नहीं करना है कि फौरन से एग्रेशन का आप इजहार करेंगी। आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगी, 1-2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए रुके, अपने आप को काम करे, फिर उससे पूछो उसने क्यों चीज तोड़ी है। सर आप या तो क्या कहते हैं उठ के बैठ के सुन ले, या अपनी जो है ना वो वीडियो ना ऑन करे। हम आपकी सोई हुई शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, हर चीज के डेकोरम्स होते हैं। अदरवाइज मैं अब आपको यहाँ से रिमूव कर दूंगी मीटिंग से। तो आपने अपने बच्चे को उस टाइम रिएक्शंस को अपने रोका और पूछा तुमने क्यों की है ये गलती। आपने जब उसे पूछना है तब आपने बड़े पोलाइट वे में जाके पूछना है। जब वो बताएगा कि मैंने इस वजह से की है, आपने हम क्या करते हैं, हम फौरन से एक्शन का रिएक्शन दे देते हैं। हम मौका ही नहीं देते हैं उसे पूछा जाए। तो उसे ये पता है चीज तोड़ूंगा, माँ ने रख के थप्पड़ दे मारना है। उसकी इसके साथ में एक लिंक बन गया है। चीज तोड़नी है, बदतमीजी करनी है, थप्पड़ आ जाना है, फ्लाइंग चप्पल आ जानी है। ये चीज आपने नहीं करनी पेरेंटिंग में। अब वो वाला दौर नहीं है। मेरे साथ खुद भी ऐसा होता था, मैं कोई गलती करती थी, मेरे रख के एक थप्पड़ पड़ता होता था। तब तो बच्चों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती थी। हमारे टाइम पे तो नहीं थी। वैसे मैं अभी भी इसी टाइम की हूँ, इतनी ज्यादा मैं बड़ी तो नहीं हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन मेरे टाइम पे ये चीजें नहीं थी, लेकिन अब चीजें एडवांस हो गई हैं। अब वो चीजें, वो पेरेंटिंग आप नहीं चला सकते हैं जो आपके माँ बाप करते आए हैं। अब आपको इन सारी चीजों को मॉडिफिकेशन की, अपने अंदर चेंज को लेके आने की जरूरत है, ताकि आप अपने अंदर चेंज लेके आए और आपको पता चले कि कौन कौन सी चीजें आपकी पेरेंटिंग में चेंज करने की जरूरत है। फिर बाद में आपने अपने बच्चे को ना सिखाना है व्हाट अबाउट द फीलिंग्स। आप अपने बच्चों को बताएं एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। उसको बताएं अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा क्यों आ रहा है तुमने मुझे आके बताना है। तुमने चीज को नहीं तोड़ना है, तुमने बदतमीजी नहीं करनी है, तुम मुझे एक्सप्रेस करो आके कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। एवरीथिंग आप अपने बच्चे को जो है वो टीच करेंगे। जब आपने अपने बच्चे को जो है ये चीज टीच करनी है ना, तब आपका बच्चा समझेगा
कि मुझे अगर गुस्सा भी आता है या मुझे किसी चीज की नीड भी है तो मेरे पेरेंट्स मुझे समझेंगे। आप उन्हें कहें कि मैं आपको अंडरस्टैंड करूंगा या मैं अंडरस्टैंड तुम्हें करती हूँ, तुम मुझे आके बताओ तुम्हें कोई इशू है, एक्सप्रेस करो तुम मुझे। आपने ये चीजें अपने बच्चों को सिखानी है। फिर साथ में आपने अपनी ना बाउंड्रीज को सेट कर लेना है कि लाइक अगर आप ये कहते हैं कि आपका बच्चा जो है, आपको पता होना चाहिए अगर आपके बच्चे ने एक बैड बिहेवियर शो किया है तो उसे इस बात का पता होना चाहिए कि मैं मुझे जो है वो पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट में ये हो सकती है कि आप अपने बच्चे को उस दिन की कोई भी चीज बाहर की ना लेके दे, उसको आपने नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देनी है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आप ये कह सकती हैं कि मैं आज तुमसे बात नहीं करूंगी, ताकि उसको रियलाइज हो कि उसने जो बिहेवियर शो किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं तब बच्चा उसी के ऊपर बैठ जाएगा और वो अपने आप को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। आपने सारी बाउंड्रीज अपने बच्चे के सामने बता देनी है। ऐसा होता है ना कि आप, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, एक बच्चे के मार पड़ती है तो बाकी जो दो तीन बच्चे होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। सिर्फ एक को पड़ती है मार, उन्हें पता चल जाता है अब अम्मा का पारा जो है वो हाई हो गया, अब हमने खामोशी से कर लेना। बाज औकात तीनों को पड़ जाती है और बाज औकात एक को पड़ती है और दो सेट हो जाती है। फिर इसके बाद आते हैं यूज रिवॉर्ड्स। अगर आप अपने बच्चे के किसी बिहेवियर को परमानेंट करना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर अपने बच्चे के साथ में रिवॉर्ड्स को यूज करना है। आप कह लें कि अगर हमने किसी बच्चे के बिहेवियर को परमानेंट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे बच्चे को कहेंगे अगर आज तुम्हारे मार्क्स जो है वो अच्छे आए ना तो मैं तुम्हें बाहर से कोई चीज मंगवा के दे दूंगी। या अगर वो एग्जाम बड़े अच्छे देता है तो आप उसको कह देते हैं कि तुम्हें ये चीज गिफ्ट में मिल जाएगी अगर तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे हो जाएंगे। एग्जाम्स अच्छे होना, आपने अपने बच्चे को ये नहीं कहना है कि तुमने रिजल्ट अच्छे लेके आना, आपने ये कहना है कि तुम्हारे अगर एग्जाम अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें ये चीज ले दूंगी एज अ रिवॉर्ड के तौर पे। तो इस तरह से आप अपने बच्चों में गुड हैबिट्स को जनरेट कर सकते हो। फिर बाद में आप अपने बच्चों को चॉइस करने दें। ये चीजें होती हैं जो यानी कि एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, ये उनमें होती हैं जो सिविलाइज्ड पर्सन्स हैं, सिविलाइज्ड कम्युनिटी है, ये उन घरों में ही ये चीजें पाई जाती। मैं आपको अपने घर की एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे घर में ना एक 8 साल की बच्ची है। वो 8 साल की बच्ची ने, पता है, कुछ दिन पहले की बात है, तो मुझे ना कहती है अपनी मम्मा से ना, उसकी मदर से उसने क्वेश्चन रेज किया। सुबह के मॉर्निंग के वक्त यानी कि मेरे ऑफिस में जाने का टाइम होता है और आजकल बच्चों को छुट्टियां तो इसलिए वो घर है। तो जब मैंने जाना था, उसने अपनी मदर से क्वेश्चन किया। उसने कहा कि आप ही बताएं कि जब इस तरह से ये जाती हैं, आप भी ऐसे ही जाती थी, आपको भी प्राइज मिलता था, आपको भी कोई सुनता था, आपको भी सब लोग अप्रिशिएट करते थे, क्या आपका भी कोई क्लिनिक था? तो मैंने आगे से कहा हाँ, आप कुछ बनी थी? उसका ये मेन चीज थी उसका क्वेश्चन, क्या आप कभी कुछ बनी थी? उसकी मदर को मैंने मुस्कुरा के आगे से कहा, मैंने कहा हाँ तुम्हारी मामा बनी थी ना, वो सबसे बड़ा उनका था, वो तुम्हारी मामा बनी है? तो कहती नहीं, मामा नहीं बनी, वो जो आप बनी हुई हैं ये बताइए, मामा ने ऐसी कोई अचीवमेंट हासिल की है कि मतलब उसको अचीवमेंट्स के एक्चुअल डेफिनेशन पता, कि मदर तो सारी बनती हैं, इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना, आपकी तरह इन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल की है वो मुझे बताएं। एंड आई वाज सीरियसली शॉक्ड कि हमने कभी इसको ये चीजें नहीं बताई।
हम इसको ये चीजें टीच नहीं कर रहे हैं, बट उसका ये माइंडसेट रेडी हो रहा है, बिकॉज वो मेरे साथ में रहती है, वो चीजें देखती है, वो ऑब्जर्व करती है बिहेवियर्स। तो ये चीजें जब हमारे बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी जनरेट हो जाती है। हमें तो इतना वर्क ही नहीं करना पड़ता है। मैं उसको अपने मुंह से नहीं कहती हूँ वर्क कर लो, ये कर लो, वर्क हार्ड करो, ये चीजें कर लो, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है ना वो चीजें आती हैं। देख क्या कर तो फिर अब ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप अपने बच्चे को चॉइस करने दें, उसे पूछें वो क्या चाहता है, अच्छी चीज को चॉइस कर रहा है या बुरी चीज को चॉइस कर रहा है। अपने बच्चे के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आपका बच्चा सही, आपका काम है अपने बच्चे को ये बताना दिस इज अ गुड वे, दिस इज अ बैड वे। उन्हें इस बात की रिकॉग्नाइज करना ये हमारी ड्यूटी है, चूज करना बच्चे की मर्जी। अगर आपने उसको, जब तक आप ये नहीं ना बताएंगे कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है, झूठ क्यों नहीं बोला जाता है, आपने वो अपने बच्चे को बताना है। जब आप अपने बच्चे को ये चीज बता देंगे कि झूठ इस वजह से नहीं बोला जाता है क्योंकि झूठ बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता है, ये अच्छी आदत नहीं है, इसके बाद लोगों का ट्रस्ट नहीं रहता है, कोई आपकी बात को वैल्यू नहीं देगा, तब वो बच्चा नहीं बोलेगा। आपने तो ये सीधा सीधा कह दिया झूठ नहीं बोलना है, क्यों नहीं बोलना है, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन। ये दोनों चीजें करनी बहुत जरूरी है। फिर इग्नोर द बिहेवियर। बाज औकात हम समझ रहे होते हैं कि अगर उसने बैड बिहेवियर, आपका बच्चे को मूड टॉन्ट्रम्स आ रहे हैं ना, बार 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 आपका बच्चा जो है वो बैड बिहेवियर शो कर रहा है, तो आपने अपने बच्चे को इग्नोर भी किसी पॉइंट के ऊपर करना है। आपका बच्चा बदतमीजी कर रहा है बार बार, उसको पता है कि मेरी माँ मुझे नोट कर रही है, उसे पता है वो जानबूझ के आपको तंग करने के लिए वो सारे काम कर रहा होता है, आप उसको इग्नोर कर दे। आप ऐसा फील करेंगे जैसे मुझे पता ही नहीं चला कि उसने कुछ किया है, उसे फील होगा। आप उसके ऊपर सख्ती करेंगी ना, उसे वो चीज नहीं महसूस होनी है, लेकिन जब आप उसको इग्नोर कर देंगे उसको फौरन से फील हो जाएगा। तो सम टाइम ये चीजें भी पेरेंट्स को करनी पड़ती हैं। अब पेरेंट्स को इमोशनल इंटेलिजेंस और पेरेंटिंग की ट्रेनिंग, पहले तो सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। आपको पता हो कि आप क्या हैं, आप पेरेंट्स हैं, आपको पेरेंटिंग में इस स्टाइल में अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी वर्क करना। तो फिर बाद में आपने यहाँ पे इस चीज को देखना है कि आपने अपनी सेल्फ अवेयरनेस, आप ये देखें कि आपके बिहेवियर्स के ऊपर, खुद के ऊपर कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है। अपने उन बिहेवियर्स को मॉडिफाई करें, अपने उन चीजों को बेस्ट करने की कोशिश करें। अगर आपने पहले काम नहीं किया है, अब अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करें, क्योंकि अब आप इन्फ्लुएंस कर रही हैं एज अ मदर। पहले भी आप इन्फ्लुएंस करती थी, लेकिन अब आपका इन्फ्लुएंस करना आपके बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करेगा। सेल्फ रेगुलेशन, आपको गुस्सा आता है, आप उस चीज को रेगुलेट कर ले। स्विच होता है ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, आपको गुस्सा आ रहा है, मूव कर जाए। ये चीजें आपने अपने बच्चों को भी सिखानी है। उसे कहीं पानी पी लो, किसी एक्टिविटी में उसे कहीं इंगेज कर दो। आप उसको कहें कि तुम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, लंबे गहरे सांस लो, नाक से लंबा सांस ले, उसको आहिस्ता से अपने मुंह के रास्ते से बाहर निकाल दे। फिर बाद में आप उसको मोटिवेशन दे। आप उसे किसी बड़े बड़े फिलोसोफर की या किसी बड़े बड़े बंदे की एग्जांपल्स ना दें, आप उसको अपनी रियल लाइफ से, जो आपके अपने घरों की कहानियां हो, कोई घर में बंदा जो अच्छा हो,
जिसकी कोई रिस्पेक्ट करते हो, जिसको वो देख भी सकता हो। हमारे टाइम के ऊपर तो ये होती थी, वो आदम बाबा की कहानी सुनाई जाती थी, वो परियों के बादशाह की कहानी सुनाई जाती थी, वो लक्कड़हारे की कहानियां सुनाई जाती थी, जो हमने कभी आज तक देखी ही नहीं है। हमने ये चीजें अपनी बुक्स में पढ़ी, जबकि ये हमारा सिलेबस नहीं होना चाहिए। जो चीज एक्चुअल में नजर आती है वो आपका घर होता है। आपको अपने घर की जो है वो मोटिवेशनल स्टोरी सुनानी है। आपने उस अपने पर्सन को, ताकि उस बच्चा अगर किसी को कॉपी करे भी तो सही, तो वो उसके सामने भी तो एग्जाम्पल हो कि हाँ भाई, इस बंदे की इस वजह से रिस्पेक्ट है, इसलिए मेरी माँ मना कर रही है बदतमीजी करने से। फिर बाद में आपने उसके साथ में एम्पथी करनी है। एम्पथी क्या है? यानी कि आप अपने बच्चे को कहेंगी, मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ में एक इशू है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा बच्चा जो है इस मसले से भी निकल आएगा। मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा बदतमीजी करना छोड़ देगा। ये वर्ड्स आपने अपने बच्चे को बोलने हैं। आप जब ये वर्ड्स अपने बच्चे को बोलेंगी, तो आपके बच्चे के अंदर डेफिनेटली चेंज आएगा। अब दूसरी बात है, आपने कुछ चीजें अवॉइड करनी है अपने पेरेंटिंग में भी। आप ये चीजें जरूर शामिल करें। कभी भी बच्चे को उल्टे सीधे नामों से ना पुकारे। लाइक अगर बच्चे की हाइट शॉर्ट है, बच्चे का कलर डल है, टैन है बच्चा, या उस बच्चे को जो है वो दांत बाहर की तरफ निकले हैं, बच्चा वीक है, हेल्दी है, उसके कोई उल्टे सीधे नाम ना रखें। ये चीजें बच्चे की कॉन्फिडेंस के ऊपर भी बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट देते हैं। और इसके अलावा ये चीज होती है कि बच्चे कोई एक होती है आइडेंटिफिकेशन। जैसे मेरा एक नाम है, आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, मैं बताती हूँ आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये मेरी एक आइडेंटिटी है। अब अगर कोई मुझे कहे, अच्छा तुम मतलब पागलों की डॉक्टर हो, या तुम ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल की डॉक्टर हो, मेरी आइडेंटिफिकेशन तो ये नहीं है। मैं तो बहुत एक रिस्पेक्टेड वे में पुकारा जाने वाला मेरा एक नाम है, एक मेरी पहचान है। अगर कोई इसको बिगाड़ने की कोशिश करे, तो डेफिनेटली इससे मेरी अपनी पर्सनैलिटी डैमेज होगी। तो इसीलिए कभी भी अपने बच्चे का आप गलत नाम नहीं प्रोनाउंस करेंगे, और ना किसी को करने देंगे। अगर कोई करता है, आप उसको रोकेंगे भी। हिटिंग एंड शाउटिंग, बच्चे को मारे नहीं, गुस्सा ना करें, कंपेयर ना करें अपने बच्चे को, अपने बच्चे का क्रेडिट ना दें कभी भी। जैसे तैयारी बच्चे ने की है, मार्क्स अच्छे लेके आई, ये माँ कहे मैंने पढ़ाया है इसलिए बच्चे के अच्छे नंबर आ गए हैं, ये वाला काम नहीं करना है। आपने उस बच्चे की यानी कि क्रेडिट छीन रही हैं, जबकि काम तो बच्चे ने किया है। Being a mother, it's your responsibility. Being a father, it's your responsibility. लेकिन आप उसे एडवांटेज लेने की कोशिश ना करें। फिर बाद में ये चीज है कि आप फोर्सिंग हॉबीज एंड करियर, बच्चे को अपनी मर्जी से करने दें। जो दिल करता है उसे कहीं करो, जो बनना चाहता है उसे को करो, लेकिन ये चीज याद रखे, बच्चे की बाउंड्रीज का होना बहुत जरूरी है। बाउंड्रीज आपने बिल्कुल भी कट नहीं करने देनी है। ये कुछ स्किल्स हैं जो हम, आप बीइंग अ चाइल्ड एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट, हम बच्चों को सिखाते हैं। आपने देखना है, वैसे इनमें से काफी ज्यादा मैंने इलेबोरेट कर दी हैं, जो इलेबोरेट कर दिया मैं उसको अगेन नहीं करूंगी। एक, अपने बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करें। स्क्रीन टाइमिंग अगर आप अपने बच्चे का कम करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने घर में किसी ना किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करें। एक्टिविटीज होंगी तो बच्चे एंगेज होंगे। एक ये काम कर सकते हैं आप। फिर उसके अलावा, अच्छा, वो एक्टिविटीज हेल्दी होनी चाहिए और प्लेयरेबल दोनों होनी चाहिए।
जैसे आप अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम लेसन याद करो, सबक याद करो, लेसन को आपने इस वे में हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो बच्चा कुछ देर के बाद बोर ना हो, उसे ये बर्डन नहीं लगना चाहिए। आप उसको डिफरेंट वे में यूटिलाइज करें। आजकल यूट्यूब का दौर है, आप, मैं कहती हूँ इतने आइडियाज आपको मिल जाएंगे, आप शायद सोच नहीं सकती हैं कि आप, इसमें चीजें होती हैं एफर्ट इनपुट, जो आजकल के पेरेंट्स करना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, चीजें रेडीमेड मिल जाए वो ज्यादा बेस्ट है। बच्चे की पर्सनालिटी को अगर आप बहुत अच्छा डेवलप करना चाहते हैं ना, तो आपको इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की, पर अगर बच्चा परेशान हो रहा है, उसकी रीजन देखे, आइडेंटिफाई करे, फिर अपने बच्चे को चैलेंज करना सिखाएं, escape करना कभी भी ना सिखाएं। अब आप अपने बच्चे को कभी भी ना डराए। माँ बाप होते हैं ना, बच्चे को डराना शुरू कर देते हैं, बाहर नहीं जाओ, किसी से बात ना करो, लोगों में ना बैठो, बदतमीजी ना करो, इस तरह से ना करो। हर वक्त बच्चों को रोकने टोकने वाला सिस्टम नहीं आपका होना चाहिए। आप बच्चे के अंदर आज फियर पैदा कर, ये चीज नहीं आपने करनी है। एक आपने यानी कि बच्चों के साथ में आप बच्चे को बिल्कुल भी नहीं डराएं। अगर आप अपने बच्चे के अंदर डर पैदा कर देंगे ना, तो ये चीज होगी कि बच्चा आगे चल के जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर एंजाइटी आएगी, सोशल एंजाइटी आ जाएगी, बच्चे के अंदर फोबियाज पैदा हो जाते हैं। सो तो जर्नलाइज एंजाइटी का बच्चा शिकार हो जाता है। बच्चे की बेस कहीं ना कहीं से डिसऑर्डर्स की बनती है। बड़े होने के बाद जब लोगों से हम पूछते हैं ना, सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो बताया जाता है माँ बाप ने बचपन में बाहर नहीं जाने दिया, लोगों के साथ में इंटरेक्ट नहीं करने दिया। ये कहा गया कि अगर तुम इससे बात कर लोगे, ये तुम्हें उठा के ले जाएगा। उठा के तो कोई नहीं लेके जाता है, लेकिन ये होती है कि आप अपने बच्चे के अंदर डर पैदा कर देते हैं। तो ये है बात, ये था आज का वेबिनार। अब आप अपने आंसर क्वेश्चंस कर सकते हैं। देयर इज नो रोल मॉडल, अस्सलाम वॉच। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे पूछना था, जैसे हमारी बात हुई कि बच्चों को गेम वगैरह से, क्योंकि मेरा बेटा है नेक्स्ट मंथ वो 16 साल के हो जाएंगे। तो मैंने मोबाइल उनको अलाउ नहीं किया हुआ था, लेकिन अभी कुछ अरसे से उनके फादर ने कहा नहीं, बच्चे सबके पास ही मोबाइल है, तो उनको फ्री फायर की परमिशन दे दी। उसके बाद हम्म। से उनका बिहेवियर ऐसे ही हो गया। अभी हम सब डिस्कस करें कि वो जो है मुक्का मार देना दीवार पर, उनकी कोई बात पूरी ना हो। इसका एक रीजन ये भी है कि थोड़ा सा एग्रेसिव वो यूं भी हो गए हैं। अब थोड़ा हम लोग इससे पहले एक सोसाइटी में रहा करते थे, तो कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से हम अपने पुराने वाले 4 साल के बाद अपने पुरानी जगह पर आ गए और रेंट पर आ गए, अपना रेंट पर देकर। तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैं पहले मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे, हमारे पास गाड़ी थी, और अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। तो इस चीज को अब वो लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। और वो इस चीज का इजहार भी करते रहते हैं कि मुझे जहर लगने लगी है जिंदगी, और मुझे घर बुरा लगने लगा है। और उनके फ्रेंड्स उनके पास आते हैं और वही कि यार तुम ये कहाँ आ गए हो, पुराने वाले घर में वापस आ जाओ, और ये क्या से क्या तुम हो गए हो। तो थोड़ा सा इस वजह से भी एक ये रीजन हो सकता है कि उनका इस तरह से वो गुस्से वाले हो गए, इतने अग्रेसिव हो, उनका बिहेवियर हो गया। तो आप मुझे कुछ बताएं, मुझे रहनुमाई फरमाएं इस हवाले से कि किस तरह से मैं क्या करूं। उनको समझाया मैंने बेटा हर तरीके से कि बेटा हालात वक्त एक से नहीं रहते हैं। इसके अलावा मेरे वो ना मतलब एक ही बेटा है मेरा, 3 बेटियां हैं। तो वो मेरी समझ ले उनको जरा सी भी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती थी। उनको ये पता हो मम्मा नाराज है ना, वो रोते रोते मुझसे लिपट के आंसुओं से रोते थे, अभी तकरीबन 2-3 साल पहले तक। और अब उन्हें परवाह नहीं है। अब मैं समझाती भी हूँ ना, तो वो बस ऐसे ही नाराज नाराज सा उनका बिहेवियर होता है। किनका? तो इस हवाले से मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। बच्चे का? बच्चे का। पहले वो रोता जी था जी, जब बेटे का। पहले वो आपसे यानी कि रोया करता होता था, और अब उसको चीज महसूस ही नहीं होती है कि मेरी माँ जो है वो रो रही है, गुस्सा कर रही है, क्या कर रही है।
जी। और बदतमीजी करने लगे, पहले ऐसा नहीं था। मतलब अब कोई ऐसी बात हो ना, तो मैं कल तबीयत खराब थी, मैंने, आप यखनी पी लो, मुझे नहीं पीनी, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं करना। इस तरह से बिहेवियर इनका हो गया है ठीक है। ये कुछ महीनों 11 से। साल है बच्चे की एज? और 16 साल नहीं, अब 16 साल के होने वाले नेक्स्ट मंथ, 16 ईयर्स। 16 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। अच्छा, 16 ईयर ओल्ड है, पहले तो सब। नाइन। ठीक है। हिना, हाँ, ठीक है। हिना, पता है क्या करना है? सबसे पहले आप अपने जी ना बच्चे को बिल्कुल ना फ्रीली हैंड दें। फ्रीली हैंड से मुराद ये है कि अपने बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करें, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जी। उसको एंगेज करने लगे। आप उसके साथ में सख्ती करेंगे ना, ठीक। बच्चा बागी हो जाएगा आपका। क्योंकि ये जो एज है ना, ये बहुत जिंदगी का, आप कह लें कि एक ना नाजुक तरीन, हर माँ बाप और हर बच्चे की जिंदगी में आता है। ये जिंदगी में लाइक अडोलेसेंस जो होती है ना, इसमें बच्चे ने बनना और बिगड़ना दोनों होता है। अगर तो ये बच्चा बड़ा एक जी। अच्छे वे में गुजर जाए, आपका बच्चा बड़ा अच्छा बन जाता है। अगर बच्चे इस एज में जाके खराब हो जाए, इनको सही करने में आपको बहुत मुश्किल हो जाती है। आप उस पे ऊपर सख्ती करेंगे ना, बच्चा आपका बागी हम्म। हो जाएगा। आपने सख्ती नहीं करनी है उस बच्चे के साथ में, एक है चीज। आप सख्ती से जी। मुराद ये भी नहीं है कि आप उसकी हर बात को मानती रहे। आप उसको इस चीज के हम्म। ऊपर लेके आए, आप उसे ये समझाएं कि आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके बाबा के पास या आपके मामा के पास पैसे ना हो कि वो आपकी जरूरियात को पूरी कर सके, तो आप ये बताओ, क्या आपके बाबा गलत वे से पैसे हासिल करने की कोशिश कर ले? क्या वो चोरी कर लें आपके लिए? जरा उससे ये सवाल पूछ के देखें। हम्म। अगर तो आपने अपने बच्चे को ठीक है। बताया होगा कि चोरी करना गलत बात है, वो कहेगा नहीं करनी चाहिए। जी। अगर आपने अपने बच्चे को ये तमीज नहीं ना सिखाई चोरी की, स्नैच करने की चीज को, तो आपका बच्चा कहेगा नहीं, हम्म। चोरी करके पूरी करें लेकिन मेरी जरूरियात पूरी होनी चाहिए। सही। ये ठीक है। चीज पहले आप अपनी पूछे, फिर उसे पता चलेगा अच्छा, अगर मेरे माँ बाप के ऊपर, उनसे पूछो कि ये बात आप, हम एफर्ट किसके लिए कर रहे हैं। आज अगर हम मुश्किल में हैं, तो जब हमारे पास आसानियां थी तो क्या तब भी हमने आपको मुश्किल दी थी? क्या तब आपको एक अच्छी लग्जरी ऑफ हम्म। लाइफ हमने प्रोवाइड नहीं की थी? तो वो कहेगा आपने की थी। तो उसने कहा हम्म। जब हमने तब की थी, तो जी। अब जब आ जाएगी तब नहीं हम करेंगे? सही। ठीक है। ठीक है मैम। जब बच्चे को आपने इस अस्सलाम पॉइंट वालेकुम। के साथ में समझाना है ना, बच्चे के दिमाग में एक इनसाइट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जी। उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता आप अपने बच्चे के साथ में सॉफ्टली हैंड के साथ में वर्क करें। डेफिनेटली आपने अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार किया होना, 3 भाइयों का इकलौता भाई है, अगर वो आज आपकी बात नहीं ना मान रहा है, आपने उसकी बेजा हर जिद भी पूरी की होगी। नहीं मैम, ये वो खुद सबको ये पता है, वो ये सब ये कहते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अभी भी उनको इस चीज का एहसास होता है कि मतलब, लेकिन बस वो जिस तरह उनके फ्रेंड्स आते हैं, तो वो जब उनको जो सोसाइटी वाले फ्रेंड्स आते हैं, हम बहुत दूर नहीं है उस जगह वो से ना, तो वो सोसाइटी, मिलने के लिए आते हैं, तो वो। अच्छा वो सोसाइटी, अब आपने उसकी फ्रेंडशिप जो है ना, उन लोगों के साथ जी। में कट ऑफ करवा के उन लोगों के साथ में करवानी है जो यहाँ की सोसाइटी के रहने वाले हैं। या तो जी। उसकी यानी कि उन फ्रेंड्स की काउंसलिंग करें। एक ये बात जी। ना बहुत ज्यादा मैटर करती है कि उन फ्रेंड्स को बुलवाएं, उनको बिठाएं, फिर उनकी काउंसलिंग करें, उनको इस चीज के ऊपर लेके आए कि अगर ये तो नहीं है, अब देखे ना, अगर नहीं है एक चीज, तो क्या वो उसको हम लोग गलत वे से तो ना हम आपको दे सकते हैं? या कौन सा इंसान चाहता है कि वो अपने हम्म। बच्चे को अच्छी चीज प्रोवाइड ना करे? कुछ टाइम हम्म। के लिए ये चीज नहीं है, मैम, कुछ देर के बाद ये चीज वापस आ जाएगी, फिर हम वापस आ जाएंगे। जी हमारा
हमारा घर है वहां, तो वो ये कहते हैं वापस चलें। हमने अपना घर रेंट पर दे दिया और हम यहाँ पर निस्बतन कम मतलब किराए वाली जगह पर हम रेंट पर आ गए हैं ना। तो वो ये कहते हैं कि मम्मा वापस चलें, हमारी अच्छी लाइफ थी, हमारे पास गाड़ी थी, आप हमें गाड़ी में लेके खुद ड्राइव करती थी, अब गाड़ी भी नहीं रही, ऐसा हो गया। तो वो इस चीज को खुद रियलाइज करते भी हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं। लेकिन जब फ्रेंड्स आते हैं तो फिर वही दोबारा से सब कुछ रिकॉल फादर होता है क्या उनके जहन करते हैं में इसके? कि इस तरह से हम। इनके फादर अपना बिजनेस है मिठाई का। इनके फादर अपना उनके साथ बिजनेस। शॉप पर भी जाने लगे हैं वो, इनको शॉप। आपने हम्म। बच्चे को बर्डनाइज भी तो कर रहे हैं ना, कि वो शॉप के ऊपर अपने बाप के साथ में जा रहा है, साथ में वो स्टडी भी कर रहा है। स्टडी कितने भी कर रहे घंटे हैं, जी जाता जी, है? ऐसे ही है कितने वर्ड। घंटे जाता है? वो एक दिन छोड़ के जाते हैं 4-5 घंटों के लिए बस। 4-5 घंटों के लिए नहीं ना लेकिन भेजते बर्डनाइज हैं। तो हो गए। हाँ, बर्डनाइज 11 तो वो साल हो गए, इस अभी बात को 16 मैं खुद। साल का बच्चा है। एक चीज ना हमेशा याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल बनाने की भी कोई उम्र होती है। जी ठीक है। जी, ये बिल्कुल जो बिल्कुल। उम्र है ना उसकी मैट्रिक वगैरह वाली, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाली उम्र नहीं। अगर आपने उसको शॉप पे भेजना भी है ना, एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के लिए भेजे, ताकि उसके अंदर फिर ये एहसास से कमतरी ना पैदा हो कि मेरे दूसरे दोस्त जो है वो खेलते हैं और मैं जो है वो दुकान पे भी जाता हम्म। हूँ और साथ में पढ़ाई भी कर रहा होता बिल्कुल हूँ। ऐसे ही है। पढ़ाई भी उनकी दो जगह चल रही है, ऐसे ही है मैम। तो वो इसी फिर चीज का इजहार करते हैं। ये जी। देखे ना, अब यहाँ मैं पे उनके साथ। पेरेंटिंग तो हमारी गलत हो रही है, इसमें कसूर हम बच्चे का कैसे निकाल दें? मैम मैं बताऊं आपको पेरेंटिंग के हवाले से बस मेरी ही एफर्ट्स हैं। फादर उनके बस वो टिपिकल वही कहते हैं, नहीं बच्चों में जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो इस चीज को नहीं वो करते ना, आप एक्सेप्ट नहीं उनकी करते। मुझसे उनको लगता है मैं काउंसलिंग शायद करवा ठीक देना, हूँ। उनके अब्बा जी की। उनकी ना काउंसलिंग का सेशन बुक करवा के ना उनकी काउंसलिंग करवाएं, ताकि उनके दिमाग में ये चीज बैठे कि कैसे बच्चों की पेरेंटिंग की जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स चलें आते हैं जो दकिया